ये ख्याल रखिएगा कि मनी सप्लाई डेफिनेटली मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे टूल्स हैं, उनसे वो काम करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन तो सबसे इजीएस्ट टूल है, क्योंकि उसके लिए कोई उसको डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं करनी पड़ती, एकदम से टीएफसी इशू करता है और लोगों को कहता है ये खरीद लो। जैसे ही लोग उसको खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बेस पे वो काम करता है। ओके, अच्छा, अब एनी क्वेश्चन यहाँ तक, या वी कैन मूव फॉरवर्ड? अभी आगे आगे जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज है ना, वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। ओके सर। सबसे पहले ट्रेडिशनल फंक्शंस। बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू से मुराद ये होती है कि करेंसी इशू करना सेंट्रल बैंक की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेंसी या करेंसी नोट या इसके अलावा कोई और इसको इशू नहीं कर सकता। कोई एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो इशू करेगी, और बैंक ऑफ इशू से ही मुराद ये होती है कि इसके अलावा अगर वो किसी और जगह से इशू हुआ है तो वो फिर फेक करेंसी है या जाली है। लेकिन अगर वो सेंट्रल बैंक ने इशू किया हुआ है तो डेफिनेटली वो राइट करेंसी है। अब डिपेंडिंग व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन द माइंड ऑफ पीपल, डेफिनेटली इट्स डिपेंडिंग ऑन द कंट्री सिचुएशन। अब कंट्री स्ट्रांग है तो उसके बैंक ने जो नोट इशू किया वो भी स्ट्रांग है। करेंसी कंट्री अगर वीक है तो डेफिनेटली द करेंसी जो उसके सेंट्रल बैंक ने इशू किया वो वीक है, क्योंकि हर किस्म की करेंसी बेसिकली एक तरह से अश्योरिटी होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग है, कंट्री स्ट्रांग है, तो नोट भी स्ट्रांग है। अगर गवर्नमेंट वीक है, करेंसी कंट्री वीक है, तो नोट भी वीक है। तो उस पॉइंट है। अब जैसे बड़ा सिंपल सा है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, इंडोनेशिया में भी रुपी है, और इंडिया में भी रुपी है। ये तीनों रुपी में काम करते हैं। सबसे स्ट्रांग इंडोनेशिया है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। रीजन यही है कि जिस जिसकी कंट्री और करेंसी इकोनॉमी स्ट्रांग है उसका नोट स्ट्रांग है, जिसकी वीक है उसका नोट वीक है। तो ये एक ख्याल रहे, ये भी एक सर्टेन इश्यूज है। दूसरा ट्रेडिशनल फंक्शन है, गवर्नमेंट बैंकर होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसियां, मॉनेटरी, फिस्कल्स, टैक्सेशंस, इन सब के अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट्स की जितनी पेमेंट्स होती हैं वो सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रहा होता है। एज अ एजेंट भी होता है और एज अ एडवाइजर भी होता है। गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट चाहिए होती है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि करेंसी के ऊपर इसका कंट्रोल होता है। तो ये एज अ बैंकर बैंक के साथ साथ गवर्नमेंट बैंक के तौर पे भी काम करता है। कस्टोडियन ऑफ अ कैश इज अ फॉर्क ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के एसएलआर और सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियोज, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व्स, ये वो रिजर्व्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक यूज करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। लेट सपोज इकॉनमी बहुत बुरी चल रही है, इकॉनमी में इंडस्ट्री नहीं लग रही, लोगों की कोई डिमांड नहीं है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा जमा होता चले जा रहा है, तो कमर्शियल बैंक डेफिनेटली, क्योंकि उनको उस पैसे पे प्रॉफिट देना है, तो वो उस पैसे को कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आगे मार्केट में भेजें, ताकि उससे जो प्रॉफिट है वो ओवरकम किया जाए। उस सूरत में अगर सेंट्रल बैंक को ये आइडिया है कि अगर कमर्शियल बैंक ने ये मनी सर्कुलेशन बढ़ा दी, लैंडिंग ज्यादा करनी शुरू कर दी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और फिर इकोनॉमी को प्रेशर फील होना शुरू होगा। उससे बचने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है कि इनके रिजर्व रेशियोज बढ़ा देता है। अच्छा, कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिजर्व जो है वो आपकी बाय लॉ करनी पड़ती है। पाकिस्तान में जैसे 20% है कैश रिजर्व रेशियो, पाकिस्तान का 20% है, यानी कि अगर कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट्स आएंगे तो कमर्शियल बैंक उसमें से 20 रुपए सेंट्रल बैंक के साथ जमा कराएगा, और सेंट्रल बैंक उसमें प्रॉफिट देगा डिस्काउंट रेट के हिसाब से, जो 9% है। जैसे आजकल 9% है, सेंट्रल बैंक उसमें 9% के हिसाब से देगा। और इसका क्या फायदा होगा कि 20% कैश जो है सर्कुलेशन से बाहर आके सेंट्रल बैंक के रिकॉर्ड में आ गया। अब कमर्शियल बैंक के पास बचे हैं 80%। अब उसने पे 80% से पे करके 100% को वापस करना है। तो अगर कमर्शियल बैंक्स ये काम कर रहे हैं जो अभी सही है,
लेकिन अगर सेंट्रल बैंक को ये रियलाइज होता है कि नहीं यार, हमारी इकोनॉमी में अभी डेप्थ नहीं है, हमारी इकोनॉमी इतनी मनी सप्लाई रेगुलेट नहीं कर सकती, तो वो ये रिजर्व रेशियो जो है मे बी 20 से 40% कर दे कि सही है, आप लोगों से पैसे जमा करेंगे लेकिन डिस्काउंट रेट के ऊपर हमारे पास जमा कराएंगे, आप मार्केट में फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, मार्केट में फ्लोट नहीं करेंगे। क्योंकि आप मार्केट में फ्लोट करेंगे तो इसका मतलब है कि ये पैसा आपका जनरल पब्लिक में गया और जनरल पब्लिक से पैसा इकोनॉमी में जाएगा। इकोनॉमी में वो कैपेसिटी नहीं है कि इतना पैसा वो बर्दाश्त कर सके, तो आप इस पैसे को होल्ड करें और ये पैसा वापस आए। तो ये ख्याल रखिएगा कि कैश रिजर्व के उनका कस्टोडियन होता है और इसमें उनको प्रॉफिट देता है। ऐसी बात नहीं कि जीरो प्रॉफिट, जो डिस्काउंट रेट होता है उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट दिया जाता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ताकि इंटरनेशनल सेटलमेंट की जा सके। जितनी फॉरेन एक्सचेंज है उसका रेगुलेशन और कस्टोडियन सेंट्रल बैंक है। इवन कमर्शियल बैंक भी कस्टोडियन होते हैं, लेकिन उनकी सारी कस्टडीज जो है वो सेंट्रल बैंक को पता होती है। They are not allowing to manage by their own self. If let's suppose I am the commercial bank, Standard Chartered Bank, I have a more than a 200 million US dollar in my wallet. So I am not allowing by myself to manage it according to my need. I can use it according to the advice of the central bank. Let sorry बेटा, ओके वी कैन कंटिन्यू। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर कोई भी कमर्शियल बैंक इस फॉरेन एक्सचेंज को अपनी मर्जी से ट्रीट नहीं करता। अगर कमर्शियल बैंक को किसी को फॉरेन एक्सचेंज बेचना होता है या लेना होता है तो वो सारे परचेज, बाइंग एंड सेलिंग जो है वो हर सूरत में सेंट्रल बैंक को बताता है ताकि सेंट्रल बैंक उसके रिजर्व्स को मेंटेन कर सके। बैंक ऑफ रीडिस्काउंट वही डिस्काउंट विंडो होती है कि कमर्शियल बैंक को अगर पैसा चाहिए होता है वो और कोई सिक्योरिटीज तो वो उनको रीडिस्काउंट करता है। रीडिस्काउंट से मुराद ये होती है कि एक डिस्काउंटिंग का फंक्शन कमर्शियल बैंक करते हैं जो अपने कस्टमर्स के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंट करते हैं। सेंट्रल बैंक उसी चीज को रीडिस्काउंट करता है, यानी कि उनके पास जाहिर बात है वो डिस्काउंट कर लेते हैं, उनके पास कैश शॉर्ट हो जाता है तो वो फिर सेंट्रल बैंक को वो बिल ऑफर करते हैं और सेंट्रल बैंक उसको डिस्काउंट करके उनको कैश दे देता है। लेकिन ये कंपलसरी ट्रेडिशनल फंक्शन ये कंपलसरी नहीं है। अब पाकिस्तान में तो बहुत नॉमिनल वे में है, लेकिन वेस्ट में जिसको हम यूरोप या अमेरिका कहते हैं वहां भी ये कॉमन है। अच्छा, बुनियादी तौर पे बैंक ऑफ रीडिस्काउंट का कंसेप्ट ये होता है जब सेंट्रल बैंक को ये रियलाइज होता है मनी सप्लाई शॉर्ट हो रही है तो उस वक्त वो कमर्शियल बैंक से कहता है कि ओके आप अपने रिजर्व्स ना बढ़ाएं, आपके पास जो डिस्काउंटिंग के बिल रखे हैं वो मुझे बेच दें और मुझसे पैसे ले लें, जब टाइम आए तो मुझसे वो मुझे पैसे वापस करके वो बिल खरीद लीजिएगा। लेकिन मोस्टली ये उन्हीं ट्रांजैक्शन में है जिसके जरिए बैंक मनी सप्लाई मेंटेन करता है। लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट है। लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट वेरी कॉमन ट्रांजैक्शंस है भाई। उसमें एक ये जो रीडिस्काउंटिंग है या कैश रिजर्व्स है ये या ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, ये तो एक ट्रेडिशनल फंक्शन है।
लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट उस वक्त होता है जब मनी सप्लाई पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। लेट सपोज बकरीद आती है, बकरीद पे एटलीस्ट कराची में ही 40-50 अरब रुपए की कुर्बानियां होती हैं। अब क्या बैंकों के पास, वो सॉरी 4-5, आई हैव नो आइडिया, अरबों में कुर्बानियां होती हैं, तो क्या हर बैंक के पास इतना कैश मौजूद होता है कि वो अरबों की पेमेंट करे? नहीं। उस वक्त वो सेंट्रल बैंक से, लेकिन हर एक को पता है ये बकरीद से 4-6 दिन पहले पैसा जाएगा और बकरीद होते ही ये पैसा वापस बैंकिंग चैनल में आ जाएगा। लेकिन ये 5-7 दिन के लिए बैंकों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनका पैसा तो मार्केट में लगा हुआ है, उनके पास कैश लिक्विडिटी इतनी थोड़ी होती है। जब कैश लिक्विडिटी शॉर्ट होती है उस वक्त वो सेंट्रल बैंक को कॉल करते हैं और सेंट्रल बैंक से वो डिस्काउंट रेट के ऊपर कर्जा ले लेते हैं। वो 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने की साइकिल के हिसाब से, और उसके बाद जब वो पैसा उनके पास वापस आता है उनके बैंक, कमर्शियल बैंकों के काउंटर्स में, तो उसके बाद वो बैंक को वापस कर देते हैं। लेकिन ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है इस सेंस में कि हर आदमी उस वक्त अपना पैसा निकाल रहा होता है। जब हर आदमी अपना पैसा निकाल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक इशू आएगा कि फिर बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं होती। बहुत सिंपल सा, मैंने बैंक में 100 रुपए जमा कराए, बैंक ने 20 रुपए सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व लगा दिए और 80 रुपए बैंक के पास है। बैंक ने अपना वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया, बैंक को रिक्वायर्ड है 10,000, 10,000 बैंक ने अपने वर्किंग के लिए रखे और 70,000 आगे लोन दे दी। लेकिन बकरीद में 40,000 रुपए के लोग पहुंच गए कि हमारा पैसा दो यार, हमें बकरीद करनी है। बैंक के पास वर्किंग कैपिटल तो 10,000 का रखा हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा चाहिए बैंक को 30,000 रुपए। अच्छा, बैंक को भी, इवन कमर्शियल बैंक को भी ये पता है कि ये 30,000 रुपए 2-4-5 दिन की बात है, उसके बाद ये वापस मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन अभी ओटीसी, ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी है। उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बैंक ने स्टेट बैंक से पैसा लिया एज उधार 10 दिन 15 दिन के लिए और अपने कस्टमर्स को पे किया, और 15 दिन बाद या 5 दिन बाद, 7 दिन बाद जब वो पैसा वापस मिल गया तो वो उसने ले आके उसको वापस कर दी। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। इसके बाद अगला पॉइंट है बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस सेटलमेंट एंड ट्रांसफर, क्लियरिंग हाउस जिसको हम कहते हैं। क्लियरिंग हाउस वो बैंक है जैसे नेशनल बैंक में, मेरा अकाउंट नेशनल बैंक में, मुझे पार्टी ने चेक दिया है मुस्लिम कमर्शियल बैंक का, मेरा अकाउंट नेशनल बैंक में है और मुझे पार्टी ने चेक दिया है मुस्लिम कमर्शियल बैंक का, तो मैं क्या कैसे, तो वो सेंट्रल बैंक में क्लियरिंग हाउस होता है जहां सब बैंकों के नुमाइंदे एक साथ बैठते हैं और उस बेस पे ऊपर नेशनल बैंक वाले अपने सारे चेक जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक के हैं वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक के आदमी को दे देगा, वो अपने पास उसके जितने चेक नेशनल बैंक के हो वो उसको दे देगा, वो उसको क्लियरिंग करा के एक दूसरे को वापस करेंगे। अगर क्लियरिंग हो जाएगी तो फंड ट्रांसफर करेंगे और अगर क्लियरिंग नहीं हो पाएगी तो चेक वापस कर देंगे कि ये बाउंस हो गया, ये अनप्रेजेंटेड है किसी भी रीजन से, व्हाटएवर। इसी तरह कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, उधार की एक लिमिट बताता है कि अब लेट सपोज कमर्शियल बैंक ने 80 रुपए आगे लैंड करने में, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक ने अथॉरिटी दी कि आप 80 रुपए आगे मार्केट में दे दें, तो अब कमर्शियल बैंक के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि वो उसको दे या ना दे। अब वो ऑप्शन क्या है? कमर्शियल बैंक ने सारा, कमर्शियल बैंक ने सबसे प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री में सारा दे दिया? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल बैंक उसको रेगुलेट करेगा कि किस इंडस्ट्री में कितना क्रेडिट देंगे और किस परसेंटेज में देंगे। जो अंडर प्रिविलेज इंडस्ट्रीज होंगी वहां पे आप कम परसेंटेज में इंटरेस्ट देंगे, लोन देंगे और कितना देंगे, और जहां पे पहले ही सरप्लस है तो वहां पे आप कितना देंगे। लेट सपोज अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कर्जा दे रहे हैं तो वो हो सकता है मैक्सिमम पे दें, लेकिन वही पावर सेक्टर में दे रहे हैं तो वही कर्जा आप एडवांटेज में दें या स्पेशल रेट्स पे दें। इसकी एग्जांपल इस तरह समझ लो, लेट सपोज के आई एम आस्किंग अ लोन फ्रॉम द बैंक फॉर टेक्सटाइल मिल, so maybe they are asking me at 12% or 13% because there is already so many textile mill in the Pakistan. लेकिन if I am asking, I am going to manage some powerhouse, power generation लगा रहा हूँ, तो maybe due to the central bank controlization, commercial bank offering me a 5% or 6% special privilege rate देंगे। Protection of depositor interest, कि अल्लाह ना करे कि देखिए कमर्शियल बैंक प्राइवेट है, अगर वो डिफॉल्ट कर गए तो एज अ पर्सन मैं कहाँ जाके खड़ा हूँगा? मेरा पैसा, लेट सपोज एक बैंक में था, बैंक डिफॉल्ट कर गया तो मेरे पैसे को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो ये ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक कि अगर कमर्शियल बैंक डिफॉल्ट कर भी जाता है तो सेंट्रल बैंक उसकी प्रोटेक्शन करता है कि मेरे पैसे को वो डूबने नहीं देगा।
ये ख्याल रखिएगा। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चंस तो यू आर वेलकम टू आस्क। Sir, Yes, point number 5. पॉइंट 7 or नंबर 8. 5, sir. बैंक ऑफ रीडिस्काउंट। देखो होता क्या, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आए, कमर्शियल बैंक ने डिस्काउंट कर ली है। कमर्शियल बैंक ने जैसे ही निगोशिएबल डिस्काउंट किए तो कमर्शियल बैंक का कैश शॉर्ट हो गया और एक सर्टिफिकेट उसके पास आ गया, वो 2 महीने का है, 3 महीने का है, जितने दिन का है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी प्रॉब्लम में आना शुरू होगी, क्योंकि वो पैसा तो उसका 3 महीने के लिए फंस गया। तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एज अ रिजर्व सेंट्रल बैंक से भी रीडिस्काउंट करा सकता है। यानी कि मैंने कहा भाई आपने कहा था 20% बचा के रखना है, तो मैं 20% कैश की जगह आपको ये बिल जमा करा रहा हूँ, ये पैसा मेरा फंसा हुआ है, ये पैसा मुझे 2 महीने बाद मिलेगा। तो सेंट्रल बैंक उनसे वो बिल लेके रख लेता है और उसके बदले उनके रिजर्व रेशियो को दोबारा मेंटेन करा देता है। लेकिन ये जब होगा जब आपका कैश रिजर्व रेशियो, ये वाला रेशियो डिस्टर्ब होना शुरू होगा, या एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विडिटी रिजर्व, स्टेचुरी लिक्विडिटी रिजर्व एसएलआर या सीआरआर, ये कैश रिजर्व रेशियो या तो डिस्टर्ब होगा या स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो जब डिस्टर्ब होगा, उस वक्त बैंक ये ऑप्शन पे काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता। नॉर्मली पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बैंक ऑफ रीडिस्काउंटिंग में फैसिलिटेट नहीं करता। यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाहर के वर्ल्ड में बहुत है। इसका बुनियादी मकसद ट्रेड को फैसिलिटेट करना होता है, ताकि एक ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जा सके। ओके, स्टिल कंफ्यूज या क्लियर? जी सर, clear. अगर नहीं हो तो मैं एग्जांपल, देखो एग्जांपल इस तरह समझ लो थोड़ी सी इसकी। ए और बी में ट्रेडिंग हुई, ए ने बी को माल बेचा 1 लाख रुपए का, बी ने ए को एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया 3 महीने का। तो इसका मतलब है 3 महीने के लिए तो ए की लिक्विडिटी प्रॉब्लम में आ गई, क्योंकि अब वो 3 महीने से पहले वो कैश नहीं होगा। अब क्या हुआ कि 3 महीने के लिए वो प्रॉब्लम में आ गया, तो 3 महीने तक 1 लाख रुपए ब्लॉक हो गए। ए जो था वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके बैंक के पास पहुंचा, कमर्शियल बैंक के पास। उसने कहा भाई मुझे पैसों की जरूरत है, एक काम करो, जो भी 2, 4, 5% इस पे कटता है वो काट के मुझे कैश दे दो, ताकि मैं ट्रांजेक्शन साइकिल चलाऊं इकोनॉमिक। कमर्शियल बैंक ने वो उससे डिस्काउंट कर लिया और उसको कैश दे दिया। अब क्या हुआ, कमर्शियल बैंक में वो बाउंडिंग आ गई, कमर्शियल बैंक बाउंड हो गए अगले 3 महीने तक के लिए, क्योंकि उनको पैसा तो 3 महीने बाद मिलेगा। अगर कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व्स मेंटेन हो रहे हैं प्रॉपर, तो फिर बैंक सेंट्रल बैंक ये डिस्काउंट नहीं करेगा। अब लेट सपोज कमर्शियल बैंक की बिजनेस ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट चल रही है, कमर्शियल बैंक को प्रॉब्लम आ रही है कि वो सर्टिफिकेट उसके पास रखा हुआ है लेकिन कस्टमर को कैश चाहिए। तो उस सूरत में क्या करेगा कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक वो लेके सेंट्रल बैंक के पास पहुंचा, कहले भाई मैंने ए से लिया हुआ है, ए बी ए को 3 महीने बाद पे करेगा, वो ए की जगह मुझे 3 महीने बाद देगा, लेकिन मेरे पास कैश की प्रॉब्लम आ गई है, मुझसे ये आप ले लें और मुझे कैश इश्यू कर दे। जब वो 3 महीने बाद पेमेंट आएगी तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगी और प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। नॉर्मली तौर पे सेंट्रल बैंक ये काम पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काम हो रहा है। इसका बुनियादी कंसेप्ट इकोनॉमिक साइकिल को फैसिलिटेट या बूस्ट करना है, वरना 3 महीने तक वो 1 लाख रुपए ब्लॉक रहेंगे। ओके, अगला कोई पॉइंट? Seven or 8. 7। क्लियरिंग हाउस, देखो क्लियरिंग हाउस होती क्या है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से तुम्हें समझा दूं। यहां पे बैठा हुआ है एमसीबी नॉर्थ नाजिमाबाद ब्रांच। एक बैंक है ये है एन बीपी दाता दरबार, ये दाता दरबार को सुनो,
PCHS ब्रांच। अब देखो ट्रांजैक्शंस, एमसीबी में मेरा अकाउंट है, मुझे कस्टमर ने चेक दिया है नेशनल बैंक का PCHS ब्रांच का, दोनों में कोई लूप नहीं है। इनके दरमियान जो लूप होगा वो है सेंट्रल बैंक। इनके दरमियान जो लूप है वो सेंट्रल बैंक है। मैंने वो चेक कहां जमा कराया? यहां पे। ये मेरा बंदा यहां से चेक लेके, यहां से चेक लेके वो किसके पास मूव होगा? चलिए किससे समझ लो, undo कर दिया। बेसिक समझ लो, मेरा चेक मैं जबानी समझा देता हूँ यार, वो इस पे लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है। नॉर्थ अहमदाबाद में मेरे ब्रांच है जहां मैंने चेक जमा कराया, लेकिन मुझे पैसे लेने हैं नेशनल बैंक PCHS ब्रांच से। तो एमसीबी और नेशनल बैंक के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरा चेक तो एमसीबी में जमा है। अब एमसीबी के पास टफ टाइम क्या है कि एमसीबी एक एक ब्रांचों में अलग अलग भागे। उससे बचने के लिए सेंट्रल बैंक अपने पास अपने हेड ऑफिस में एक क्लियरिंग हाउस बनाता है, एक डिपार्टमेंट खोलता है क्लियरिंग। अब एमसीबी वाला आदमी जो है, एमसीबी का जो राइडर है, वो ये पैसे लेके कहां चले जाएगा? क्लियरिंग हाउस में। सही। और वहां पे ही आपका जब वो क्लियरिंग हाउस चले आएगा तो वहीं पे एक नुमाइंदा नेशनल बैंक का ही बैठा हुआ है। एमसीबी वाले के पास हर बैंक के चेकों का पूरा पलंदा मौजूद है। उसने नेशनल बैंक से रिलेटेड जितने चेक थे वो नेशनल बैंक वाले को दिए, यूबीएल के चेक यूबीएल वाले को दिए, और इसी तरह नेशनल बैंक वालों ने जितने चेक एमसीबी के थे वो एमसीबी वाले को दिए कि मुझे ओके करके दो। ये लोग फिजिकली कहीं नहीं जाते, ये वहीं पे क्लियरिंग हाउस में हर बैंक का विंडो बनी हुई है, वहां इनके लोग बैठे हुए, वो चेक ले आ जाता है उनके पास, वो चेक ले लेके क्लियरिंग करते जाते हैं, मोहर लगाते हैं। जिसको वो मोहर लगा देते हैं, सेंट्रल बैंक में इन सब बैंकों का अकाउंट मौजूद है। तो वो लेट सपोज एमसीबी को पैसा लेना था, नेशनल बैंक ने देना था, तो नेशनल बैंक डायरेक्ट नहीं देगा, नेशनल बैंक वाया सेंट्रल बैंक देगा। नेशनल बैंक से वो पेमेंट निकलेगी और एमसीबी में जाएगी, बीच में मॉडरेट या रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक का। तो ये क्लियरिंग हाउस है। वरना अदरवाइज ट्रांजैक्शंस में इतना टाइम लग जाए कि आपकी सोच है। अभी नॉर्मली तौर पे क्लियरिंग में एक दिन लगता है। एक दिन कैसे लगता है कि आज मैंने चेक जमा कराया तो जाहिर बात है शाम में जब वो क्लियरिंग हाउस जाएगा तो अगले दिन ही पैसे आएंगे। तो ये एडवांटेज है, ये बुनियादी कंसेप्ट है क्लियरिंग हाउस का, ताकि बैंकों को फैसिलिटेट किया जाए। बैंकों को फैसिलिटेट करने के लिए क्लियरिंग हाउस का कंसेप्ट लॉगिन किया जाता है, ये ख्याल रखना, और कोई नहीं। अच्छा, सेटलमेंट कैसे होगी? अब सेटलमेंट के दो ऑप्शन है। मैंने बैंक को चेक दे दिया, एमसीबी वाले ने नेशनल बैंक वाले को चेक दे दिया। अब नेशनल बैंक वाले के पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि या तो वो मुझे पैसे ट्रांसफर करे या फिर रिफ्यूज करे, तो वो उसकी सेटलमेंट एंड ट्रांसफर करेगा। अगर सेटलमेंट होगी तो वो मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा देगा। राइट। अच्छा, अब कुछ चेक्स ऐसे होते हैं, लेट सपोज एमसीबी वाले ने 10 लाख के चेक दिए नेशनल बैंक को, और नेशनल बैंक वाले ने 12 लाख के चेक दिए, और सारे चेक ओके, तो नेशनल बैंक सिर्फ 2 लाख रुपए एमसीबी को से ले लेगा, क्योंकि एमसीबी ने दिए हुए 10 लाख के चेक। यानी कि नेशनल बैंक ने मुस्लिम कमर्शियल बैंक को पेमेंट करनी है 10 लाख, और नेशनल बैंक ने मुस्लिम कमर्शियल बैंक से लेनी है पेमेंट 12 लाख। तो 12 लाख नहीं मांगेगा, जो डिफरेंस है वो बार्टर वाले तरीके से 2 लाख लेगा और एमसीबी और उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये सेटलमेंट की जाती है। क्लियरिंग हाउस ये बनता है सेंट्रल बैंक में, क्योंकि सेंट्रल बैंक वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इन सारे बैंकों को एक ही जगह से रेगुलेट कर रही है। सेंट्रल बैंक के अलावा और किसी जगह पे क्लियरिंग हाउस काम नहीं कर सकता। अच्छा, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट से मुराद यही है कि लाइन ऑफ क्रेडिट। अगर कमर्शियल बैंक, अगर सेंट्रल बैंक को ये फील होता है व्हेनेवर दे रियलाइज इट कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन द मनी सप्लाई शॉर्ट हो गई है, लेट्स सपोज मनी सप्लाई शॉर्ट है, कैश मार्केट में शॉर्ट है, जिसकी वजह से परचेजिंग या ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या लोगों की परचेजिंग पावर डिस्टर्ब हो रही है, उस वक्त क्रेडिट
लूज करेगा। क्रेडिट लूज करने से मुराद है कमर्शियल बैंक को ये फैसिलिटेट करेगा कि आप क्रेडिट पे माल दे दें, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करें। मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल इस तरह समझा सकता हूं। आज से 10 साल पहले दबा के क्रेडिट कार्ड्स बनाए गए। क्यों बनाया गया? क्योंकि सेंट्रल बैंक ने रिलैक्सेशन दी कि लोगों की परचेजिंग और ट्रांजैक्शंस बढ़ानी है तो उनको क्रेडिट कार्ड दो ताकि उनकी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी बढ़ सके। आज क्रेडिट कार्ड बनवाना बड़ा मुश्किल है। द रीजन इज दैट क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपके पास इकोनॉमी इस वक्त बड़ी स्कैटर हुई हुई है। अगर आप लोगों को क्रेडिट कार्ड फ्री फ्लो देना शुरू कर देंगे तो लोग दबा के परचेजिंग करेंगे और डिफॉल्ट होने की। तो ये सारी क्रेडिट लाइन्स है। इसके अलावा दूसरी क्रेडिट लाइन ये है कि अगर आपने कमर्शियल बैंक्स को अलाउ कर दिया कि वो क्रेडिट एक ही तरफ दे, नहीं एक तरफ नहीं दे। अगर आपके यहाँ 40 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, 40 इंडस्ट्रीज हैं, तो सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको कंट्रोल करे कि हर इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज दी जाए। ये नहीं हो कि सारी क्रेडिट फैसिलिटीज एक ही दो इंडस्ट्री को दी जा रही है और बाकी इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम है। इसीलिए आप अमूमन सुनते होंगे कि अभी गवर्नमेंट ने, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। इंडस्ट्री का दर्जा देने का एडवांटेज ये होगा कि अब उसको क्रेडिट फैसिलिटीज जरा आराम से मिल जाएंगी, रेदर देन जब तक वो इंडस्ट्री का दर्जा नहीं था उनको उधार कोई देने को तैयार नहीं होता था। तो ये एक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब है ये समझ लें, बाइफर्केशन ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि कमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से सारा पैसा एक जगह नहीं लगा सकते, उनको सेंट्रल बैंक की मर्जी से और सेंट्रल बैंक की रेगुलेशन के हिसाब से हर इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत पैसा मैनेज कराना होगा। और कोई क्वेश्चन? No, sir. Any issue? Yeah, we can move forward. No, sir. Okay. अच्छा, अब थोड़े से डेवलपमेंट फंक्शन या जिसको हम लेटेस्ट फंक्शन कहते हैं। Monetary policy is 100% responsibility of the central bank. Central bank is responsible to manage the monetary policy of the country. What is the key difference between monetary policy and fiscal policies? Monetary policies 100% belongs to the interest. Fiscal policies belongs to the taxation. Fiscal policies belongs to the taxation controlled by the central government. Monetary policies regulated and controlled by the central bank. लेकिन डेफिनेटली इसकी भी डायरेक्शन वही होती है कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाए। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी तो मॉनेटरी पॉलिसी लूज कर देंगे आप, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ताकि मनी सप्लाई कम की जाए, और मनी सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी तो मॉनेटरी पॉलिसीज को सख्त करेंगे कि यार इंटरेस्ट रेट हार्ड करो ताकि लोग बैंकों में पैसा कम रखें और इंडस्ट्री या मार्केट में पैसा ज्यादा जाके मूव करें। देखो इसकी एग्जाम्पल इस तरह रख लो, जब तक बैंक के सेंट्रल बैंक 13% के इंटरेस्ट रेट पे था, स्टॉक मार्केट प्रॉब्लम में चल रही थी। लेकिन जैसे सेंट्रल बैंक ने 9% किया, स्टॉक मार्केट खड़ी हो गई। क्यों? कि लोगों ने कहा कि भाई इस सेविंग से तो बेहतर है मैं स्टॉक मार्केट में खेल लूं, वहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट है। अब क्या हो, स्टॉक मार्केट की वजह से वो पैसा मार्केट में आया है। मार्केट में आया मतलब ट्रेडिंग में हो रहा है, लेकिन वो पैसा अगर अकाउंट में होगा तो उसकी साइकिल एज कंपेयर टू मार्केट साइकिल स्लो होती है। तो ये ख्याल रखिएगा, monetary policy is the main development tool of the central bank. स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, जैसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाएंगे या मॉर्गेज बैंक बनाएंगे। जैसे आपका अभी वो कौन सा है, जैस बैंक है, टेलीनॉर बैंक है, इजी पैसा है, ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। इनको सेंट्रल बैंक ही रेगुलेट करता है और सेंट्रल बैंक ही इनको बनाने की इजाजत देता है। इन्फ्लुएंस करता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पे। अच्छा, मनी मार्केट पे तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है? इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा करके। लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा करता है उसका इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली कैपिटल मार्केट में भी पड़ जाता है। इंटरेस्ट रेट 15% करते हैं, लोग कैपिटल मार्केट से निकल के सब पैसे मनी मार्केट में बैंक में आ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट 5% करते हैं, सब मनी मार्केट से निकल के कैपिटल मार्केट में चले जाएंगे। तो इन्फ्लुएंस करता है, हाँ रेगुलेट नहीं कर सकता, ये ख्याल रखिएगा। रेगुलेट नहीं करता, इन्फ्लुएंस करता है, रेगुलेट नहीं करता। कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, वही सीपीआई इंडेक्स वगैरह कलेक्ट करता है और उसके हिसाब से इन्फ्लेशन को काबू कर रहा होता है। व्हेनेवर दे रियलाइज कि इन्फ्लेशन ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती, उसी हिसाब से अपनी पॉलिसियां शिफ्ट करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का ऑप्शन ये होता है कि गवर्नमेंट को उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसके तहत फ्यूचर आउटकम से रिलेटेड गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करता है।
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को फैसिलिटेट करता है, प्रिवेंटेशंस अपनी बताता है, अपने माइंडसेट्स बताता है, फ्यूचर के आउटकम्स बताता है, ये सब चीजें भी कर रहा होता है। सही, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन? एनी पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ हो? No, कैन वी मूव sir. फॉरवर्ड? Yes, sir. ओके, अगली स्लाइड है मॉनेटरी पॉलिसी। आज के दौर में करेंसी इश्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज एज मच स्टेबल, कंट्री इज स्टेबल। पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने बाद चेंज हो रही होती है, इसकी वजह से आप बहुत सारा लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं कर पाते। लेकिन दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज है उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज 2-2 साल तक के लिए फाइनल हो चुकी है। दुआ करें कि पाकिस्तान भी उस रेगुलेशन में आ जाए कि पाकिस्तान भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज 2 साल के लिए स्टेबल कर दे। लेकिन जैसे जैसे मॉनेटरी, बस सिंपल सा वर्ड याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसीज जितनी स्टेबल होंगी करेंसी या कंट्री इकोनॉमी उतनी स्टेबल होगी। मॉनेटरी पॉलिसीज जितनी अनस्टेबल होंगी करेंसी और कंट्री उतनी अनस्टेबल होगी। तो उससे आप रियलाइज कर लें कि पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसीज काफी अनस्टेबल है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। बेसिकली मॉनेटरी सप्लाईज का बेसिक कंसेप्ट टू चेक द मनी सप्लाई है और नथिंग। ये मनी सप्लाई पे एक चेक है जिसके जरिए से आप मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, और इस रेगुलेट करने का द ओनली टूल इन योर हैंड, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के हैंड में, वो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट को वो कम या ज्यादा करके मॉनेटरी पॉलिसीज को वो रेगुलेट कर रहा होता है। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर लेट सपोज, बहुत सिंपल सा अभी हमने अर्लियर डिस्कस, इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देगा तो डेफिनेटली क्रेडिट एक्सेप्टेंस कम हो जाएगी, क्रेडिट रिसीविंग ज्यादा हो जाएगी, यानी कि डिपॉजिट ज्यादा आएंगे, लेने वाले कम आएंगे। इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो लेने वाले ज्यादा आ जाएंगे, जमा कराने वाले कम आएंगे, तो डेफिनेटली ये हर कुछ अरसे बाद डिसइक्विलिब्रियम बनता रहेगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कम करने का एडवांटेज क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो लोग कुछ और प्रोडक्टिव सोर्सेज की तरफ जाके इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देंगे तो प्रोडक्टिव सोर्स से पैसा निकल जाएगा, यानी कि मार्केट से पैसा निकल के आगे बैंक में लॉक हो जाएगा। तो ये सेंट्रल बैंक को इसलिए करना पड़ रहा होता है और इसको रेगुलेट करती रहता है वो, ताकि ये मॉर्गेजेस और इसको मैनेज किया जाए। अनदर प्रॉब्लम, जाहिर बात है, अब लेट सपोज इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट जैसे ज्यादा होगा लोगों की सेविंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, लोग सेव करना शुरू हो जाएंगे। तो अगर एक थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट याद हो, नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते थे तो एक्सपेंडिचर मेथड पे कर, जितना ज्यादा, देखो वाइस वर्सा समझना, मैं जितना खर्च करूंगा दूसरा उतना बनाएगा, जब मैं खर्च कम करूंगा तो दूसरा बनाएगा कम। जब मैं सेविंग करने लग जाऊंगा तो मेरे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, जब मेरे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो मैं चीजें कम खरीदूंगा, जब चीजें कम खरीदूंगा तो चीजें कम प्रोड्यूस होंगी, जब चीजें कम प्रोड्यूस होंगी तो लेबर मटेरियल सबके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी शॉर्ट होना शुरू हो जाएगी और बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बैंकों में जो लिक्विडिटी बढ़ रही है वो लॉक हो गई है क्योंकि वो सर्कुलेट नहीं कर रही, लेकिन मार्केट में जो लिक्विडिटी बढ़ती है वो सर्कुलेट होती है। अगर मैं सपोज एक कपड़ा बनाने वाला हूं तो मैं 50 लोगों को पेमेंट कर रहा हूं, मैं अगर कपड़ा कम बनाऊंगा तो मैं 50 लोगों को कम पेमेंट करूंगा, मैं अगर 50 लोगों को कम पेमेंट करूंगा तो 50 लोग आगे कम खर्च करेंगे, जब वो आगे कम खर्च करेंगे तो डेफिनेटली इसका एक साइकिल इफेक्ट आएगा 360 में, और वो डेफिनेटली डेंजरस होगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को कंटिन्यूएशन से फॉलो किया जा रहा होता है और रेगुलेट किया जा रहा होता है। सेंट्रल बैंक यूज इंटरेस्ट रेट, बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट और बॉन्ड्स और टी बिल्स, इसकी टूल्स हैं जो मैंने आपसे कहा, दीज आर द कॉमन टूल। लेकिन इन सारे टूल्स का बेसिक की जो है वो इंटरेस्ट है, चाहे रिजर्व रेशियोज हो, चाहे टीएफसीज हो, चाहे बॉन्ड्स हो, उन सबको रेगुलेट करता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है स्टेट बैंक का फोकस हुआ है मनी सप्लाई को डिक्रीज करने का और इन्वेस्टमेंट को, सेविंग को बढ़ाने का। अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो इसका मतलब है सेंट्रल बैंक की कोशिश है मनी सप्लाई इंक्रीज हो, लोग बैंकों से पैसा निकालें और जेन्युइन ट्रेडिंग की तरफ जाए, वो चीजें खरीदे बेचे। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. ओके, की ऑब्जेक्टिव्स 3 हैं।
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन मैनेज करना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इन्फ्लेशन होगी तो इन्फ्लेशन हर चीज को डिस्टर्ब करती है। इन्फ्लेशन की वजह से हर आदमी की परचेजिंग पावर गिरती है, और जब परचेजिंग पावर गिरती है तो हर आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड सेक्रीफाइस हो रहा होता है। जब व्हेनेवर द लिविंग स्टैंडर्ड सेक्रीफाइस, तो डेफिनेटली एक मार्केट में टफ सिनेरियोस डेवलप होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी? ज्यादा जब इन्फ्लेशन काबू आएगी या सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगा, इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो लोग जेन्युइन ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे। थोड़ा फोकस होना। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग पैसा सेव करके बस उस पे पैसा कमा रहे हैं, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे, फिर एक्चुअल ट्रांजैक्शन करेंगे जिससे प्रॉफिट आएगा। जब एक्चुअल ट्रांजैक्शंस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, शिफ्टें बढ़ेंगी, माल ज्यादा चाहिए, माल ज्यादा बनेगा। तो ये दोनों। थर्ड ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म, मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। पाकिस्तान में थर्ड ऑब्जेक्टिव अभी तक फुल फ्लैश फॉलो नहीं किया जा सकता। रीजन ये है कि अभी तक हम लॉन्ग टर्म की तरफ जा ही नहीं पाए। हम अभी तक 2-2 महीने के अंदर और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, इसीलिए अभी तक इसको रेगुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम्स है। एज कम्पेयर, जिस दिन हमारी कंट्री करेंसी स्ट्रांग हो गई उस दिन हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी स्ट्रांग हो जाएगी और सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। पाकिस्तान में जिस तेजी से पैसे की डीवैल्यूएशन होती है, दुनिया में किसी मुल्क में इतनी तेजी से डीवैल्यू नहीं होता। ओके, ये 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव मैनेज इन्फ्लेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कंट्रोल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। ओके, क्लास विल बी ऑफ एनी टाइम। सेशन ऑफ हो रहा है, फिर मैं नए सेशन के लिए ऑन करता हूँ। कोई क्वेश्चन इन तीनों से रिलेटेड? No, sir. ओके, क्लास ऑफ होती है तो मैं